हेलो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एडी और एएस अप्रोच को पढ़ा था। इस वीडियो में हम एस और आई अप्रोच को पढ़ेंगे और वी कैन से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट द लेवल व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ये बेटा इक्विलिब्रियम का वो लेवल है जहाँ पे जो प्लान्ड सेविंग है और वी कैन से एक्स एंटी सेविंग जो है वो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के इक्वल रहेगी। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम इसको शेड्यूल से समझते हैं, आफ्टर दैट डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, दिस इज द टेबल। इन दिस टेबल we have figures of employment, income, consumption, saving, investment, aggregate demand and aggregate supply. Now देखो, आप लोगों को ये बताया गया था कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इनकम बढ़ती है, क्योंकि इनकम का एम्प्लॉयमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। मीन्स एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है तो आउटपुट बढ़ेगा और आउटपुट बढ़ेगा मीन्स इनकम बढ़ेगी। सो योर एम्प्लॉयमेंट इज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। जब एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो था तो इनकम भी आपकी ज़ीरो थी। जब एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ तब आपकी इनकम भी इंक्रीज़ हुई। ठीक है, अब बात करते हैं कंजप्शन की। जब इनकम ज़ीरो रहती है तो कंजप्शन का कोई ना कोई मिनिमम लेवल रहता है। आफ्टर दैट कंजप्शन इंक्रीज़ होता है इनकम के साथ साथ। लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ती है, इनकम किस रेट से बढ़ रही है 100 से, लेकिन कंजप्शन जो है वो किससे बढ़ेगा 100 से कम से बढ़ेगा। मीन्स जो कंजप्शन की रेट रहेगी, जो प्रोपोर्शनेट रेट रहेगी कंजप्शन की इंक्रीज़ की, वो इनकम से कम रहेगी। देखो इनकम जो है वो 100 से बढ़ रही है जबकि आपका कंजप्शन 80 से बढ़ रहा है। इसलिए जो जब इनकम ज़ीरो रहेगी तो कंजप्शन ज़ीरो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा कंजप्शन ज़ीरो? क्योंकि हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के घर में बिल्कुल इनकम नहीं है तो वो भूखा सो जाए, लेकिन हम यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और पूरी इकोनॉमी में ऐसा नहीं हो सकता कि इनकम ज़ीरो रहे तो सब लोग जो हैं वो कंजप्शन ही ना करें। ये जो मिनिमम लेवल है कंजप्शन का, ये कैसे कवर अप किया जाता है? क्या तो पास्ट सेविंग को यूज़ किया जाता है या फिर बोरोविंग ली जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब इनकम ज़ीरो रहती है तो कंजप्शन का कोई ना कोई मिनिमम लेवल रहता है और जब इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ता है। लेकिन जितना इनकम बढ़ती है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता। मीन्स पहले कंजप्शन ज़्यादा होता है इनकम से, आप देख सकते हैं पहले कंजप्शन ज़्यादा था, फिर एक ऐसा लेवल आया जहाँ पे कंजप्शन इनकम के बराबर हो गया, लेकिन फिर इनकम ज़्यादा हो गई और कंजप्शन पीछे रह गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सेविंग कैसे निकालेंगे। आप लोगों को ये बताया गया था कि इनकम जो होती है उसमें क्या होता है, कुछ पार्ट तो इनकम का कंज्यूम कर ले जाता है और कुछ पार्ट इनकम का सेव कर ले जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। अब हमारे पास इनकम है, कंजप्शन है, तो जब हम इनकम में से कंजप्शन को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। देखो जब इनकम ज़ीरो थी तो आपका कंजप्शन 40 था, इसलिए क्योंकि कंजप्शन आपका ज़्यादा है इनकम से, इसलिए आपकी सेविंग क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। जब तक आपका कंजप्शन ज़्यादा रहेगा इनकम से तब तक आपकी सेविंग नेगेटिव रहेगी। यहाँ पे जब इनकम कंजप्शन के इक्वल हो जाती है तो क्या होता है, आपकी सेविंग ज़ीरो होती है। आफ्टर दैट आपका जो कंजप्शन है वो कम होने लग जाता है और जो इनकम है वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो सेविंग है वो पॉजिटिव होने लग जाएगी। ठीक है, मीन्स सेविंग का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग भी बढ़ती चली जाती है। अब जिस इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप लोगों को ये बताया गया था कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 टाइप से होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स इनकम का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं होता। ठीक है,
एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट होती है, क्योंकि हम यहाँ पे हम 2 सेक्टर मॉडल को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 सेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। देन AD इज इक्वल टू C प्लस I। कंजप्शन जो है वो आपका 40, 120, 200, 280, 360, 440, 320 दे रखा है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 है, कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट रहेगी इनकी वैल्यू, क्योंकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो जो आपकी एग्रीगेट डिमांड हो गई, तो जो आपकी AD रहेगी वो C प्लस I रहेगी, मीन्स कंजप्शन इज 40 एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो 40। 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80। आफ्टर दैट कंजप्शन इज 120 एंड इन्वेस्टमेंट इज 60, देन 160। इस तरीके से आप कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जब ऐड करेंगे तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड आएगी। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? कंजप्शन प्लस सेविंग। ठीक है, तो आप देखिए कंजप्शन आपका कितना है 40 एंड योर सेविंग इज -40। देन व्हेन यू ऐड कंजप्शन एंड सेविंग then you get the value of aggregate supply, that is 0. Next, consumption is 120 and saving is -20, then aggregate supply is 100. इस तरीके से जब आप कंजप्शन एंड सेविंग के फिगर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास एग्रीगेट सप्लाई आएगी। अब देखो, हमने AD और AS अप्रोच को पढ़ लिया था। जो S और I अप्रोच है वो भी इसी अप्रोच से डेराइव हुई है। आप लोगों को ये बताया गया था कि AD इज इक्वल टू C प्लस I होता है और AS इज इक्वल टू C प्लस S होता है। तो यहाँ से C और C बोथ आर कंजप्शन, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंजप्शन से कंजप्शन कट हो गया, तो आपकी एक अप्रोच डेराइव हुई, दैट इज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो जहाँ पे AD और AS का इक्विलिब्रियम है, सेम उसी लेवल पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम रहेगा। देखो, जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS है वहीं पे ही आपका सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। सो ये जो अप्रोच है ये AD एंड AS अप्रोच से ही डेराइव हुई है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले क्या था, सेविंग जो है -40 है, सेविंग -20 है, 0 एंड 20 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाली सिचुएशन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पे सेविंग क्या है, कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या हो गया, सेविंग ज़्यादा हो गई और इन्वेस्टमेंट कम हो गया। सो द सिचुएशन इज सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम इन सभी सिचुएशन को एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखो ये OXX है और ये OYX है। ठीक है, जो आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो 45 डिग्री के एंगल पे रहेगी और जो एग्रीगेट डिमांड है वो Y को कट करेगी, क्योंकि यहाँ पे इनकम, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन का दोनों का एक मिनिमम लेवल है। ठीक है, तो उन दोनों को जब ऐड करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड आती है। इसलिए एग्रीगेट डिमांड कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होती और इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है डिमांड भी बढ़ती है, इस वजह से ये पॉजिटिव स्लोप में चलेगी। ठीक है, जहाँ पे ये कट करेंगे, जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS होगा वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब देखो इसी डायग्राम को अगर हम नीचे तक लेके जाते हैं, इसी पॉइंट को नीचे तक लेके जाते हैं, तो हमने कहा कि जो हमारा OXX है वहाँ पे हमने दिखा दिया इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, और जो हमारा OYX उस पर हमने दिखाया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, दिस इज आवर ओरिजन, दिस इज OXX। ओके, नाउ आपको पता है सेविंग जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट हुई थी, -40, फिर -20, फिर 0, 20, 40, 60, 80 इस तरीके से चल रही थी। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे जो हमारी सेविंग है माइनस से चली और धीरे धीरे 0 हुई, यहाँ पे सेविंग 0 हो गई, फिर सेविंग
पॉजिटिव हो गई, ठीक है। लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसलिए जो आपका इन्वेस्टमेंट कर्व रहेगा वो क्या रहेगा, ओ एक्स एक्स के पैरेलल रहेगा। जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये पॉइंट जो है एडजेक्ट जहाँ पे ए डी ए एस इक्वल है उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही ये डेराइव हुआ है, ठीक है। तो हमने पढ़ा ए डी और ए एस अप्रोच को, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने देखा था एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी वही सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और यहाँ पे सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। अब इन पॉइंट्स को समझते हैं कि ये वाली जो सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशन में जो फर्म्स हैं उनका क्या रिएक्शन रहेगा। व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, देखो जब सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है मीन्स हाउस होल्ड ने सेविंग ज़्यादा की लेकिन जो फर्म्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम किया। इफ़ प्लान्ड सेविंग इज मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, अगर प्लान्ड सेविंग जो है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रहेंगी, ये सिचुएशन कहाँ पे होती है, आफ्टर इक्विलिब्रियम होती है। इक्विलिब्रियम के बाद में सेविंग ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कम होता है। तो इस सिचुएशन में क्या रहेगा, इट मीन्स हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म एक्सपेक्टेड दैम टू। जितना फर्म एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाउस होल्ड जो है वो इतना कंज्यूम करेंगे, हाउस होल्ड ने उतना कंज्यूम नहीं किया। एज ए रिजल्ट द इन्वेंट्री राइजेस अबोव द डिज़ायर्ड लेवल, जितना जो फर्म्स हैं उन्होंने डिज़ायर्ड इन्वेंट्री सोचा था उससे ज़्यादा इन्वेंट्री राइज हो गया, मीन्स अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आपके पास अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाएगा, मतलब प्रोड्यूसर फर्म्स के पास अगर इन्वेंट्री बढ़ जाता है, डिज़ायर्ड तो वो होता है जितना वो रखना चाहते थे कि इतना हमारे पास स्टॉक रहेगा, तो हम जैसे ही डिमांड ज़्यादा होगी तो हम उसको उस स्टॉक से फुलफिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री रह गया, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, मीन्स डिमांड जो है वो क्या हो गई, कम रही, ठीक है। तो आपने क्या कहा, जब आपका डिज़ायर्ड स्टॉक जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा, मीन्स अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्या हो गया, आपका जो इन्वेंट्री है उसमें अनवांटेड इंक्रीज हो गया। तो जो फर्म्स हैं वो क्या करेंगी, रिड्यूस इन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन को रिड्यूस करने की प्लान बनाएंगी। जब प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम है ये दोबारा से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री द फर्म वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टिल, कब तक, जब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकेम इक्वल टू ईच अदर, जब तक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाएं तब तक क्या होगा, उस लेवल तक फर्म क्या करेंगी, प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगी। तो क्या होगा, जो कंजप्शन जो है वो जितना कंजप्शन है उसके लेवल में ही क्या कर रही है फर्म, प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कहा, जब फर्म ने एस्टिमेशन गलत लगा लिया कि जो कस्टमर्स हैं वो लगभग इतना कंज्यूम करेंगे, लेकिन कस्टमर्स ने कंज्यूम कम किया, इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो है सेविंग और आपके इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गया। नाउ व्हेन सप्लाई इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, जब सप्लाई जो है वो इन्वेस्टमेंट से कम रहती है। व्हेन planned saving is less than planned investment, if planned saving is less than planned investment before equilibrium point, आपको पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले ये सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि सेविंग वहाँ पे क्या थी, -40, -20, 0, 20, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या था, 40 था। इसलिए क्या होगा, इट मीन्स दैट द हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर, इसका मतलब क्या हुआ, हाउस होल्ड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं।
है ना, सेविंग लेस देन व्हाट द फर्म एक्सपेक्टेड देम टू, जितना फर्म्स ने एक्सपेक्ट किया था कि हाउस होल्ड उतनी सेविंग करेंगे, उससे हाउस होल्ड ने कम सेविंग की। एज ए रिजल्ट जो प्लान्ड इन्वेंट्री है, प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, जितना वो डिजायर्ड इन्वेंट्री रखना चाहते थे उससे ज़्यादा क्या हो गया, उनका माल बिक गया। इस वजह से उनकी जो डिजायर्ड लेवल था वो मेंटेन नहीं हुआ, मीन्स जो प्लान्ड इन्वेंट्री जो था वो क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल। अब क्या होगा, जो फर्म्स हैं वो अपना क्या करेगी, इन्वेंट्री जो है उसको डिजायर्ड लेवल तक लेके जाएगी, क्योंकि डिजायर्ड लेवल क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि जो कंजप्शन था वो बायर्स के द्वारा ज़्यादा हो गया, जबकि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था फर्म्स ने। इस वजह से क्या हो गया, फर्म क्या करेंगी, जो डिजायर्ड लेवल है इन्वेंट्री स्टॉक का उसको कवर करेंगी। इसके लिए क्या होगा, फर्म्स वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, फर्म क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी प्रोडक्शन का, टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर, जब तक कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। सो वी कैन से इफ देयर इज एनी डेविएशन from the equilibrium level of income, that is if planned saving is not equal to planned investment, then a process of readjustment will start which will bring the economy back to the equilibrium level। means जब भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट हो जाएगा। मीन्स इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम लेवल। एज पर केन्जियन थ्योरी इक्विलिब्रियम लेवल कैन बी अचीव्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक्स में ये वाला जो चैप्टर है जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम लेवल को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दो थ्योरीज थी, एक क्लासिकल थ्योरी थी और एक केन्जियन थ्योरी थी। जो क्लासिकल थ्योरी है वो उसको कम इम्पोर्टेंस दी गई है और केन्जियन थ्योरी को ज़्यादा बेटर बताया गया है। इसलिए जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो ये कहते थे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन्ड ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। वो ये कहते थे कि इक्विलिब्रियम हमेशा वहीं पे अटेन होता है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। लेकिन केन्ज ने ये कहा कि जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम लेवल जो है कैन बी अचीव्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन वन बाई वन। फर्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। It refers to a situation when the aggregate demand is equal to aggregate supply at full employment level। means यहाँ पे क्या है, aggregate demand और aggregate supply both are equal to each other। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो आपने कहा OXX पे आपने इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को शो किया और OYX पे आपने एग्रीगेट डिमांड को शो किया। ठीक है, जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो 45 डिग्री के एंगल पे चलेगा और जो एग्रीगेट डिमांड है वो वाई एक्सिस को कट करेगी और पॉजिटिव स्लोप में चलेगी। जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कट कर रहे हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इसको हमने ई से डिनोट किया और इसको कैसे शो ऑफ करेंगे हम, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मीन्स ये एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट लेवल है जहाँ पे किसी भी प्रकार की इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब आप लोगों को समझाया गया था, हमने क्या कहा, इनवॉलेंट्री। आप लोगों को ये बताया गया था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो सिचुएशन होती है जहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं और जो काम करने के एबल हैं उन सबको काम मिला हुआ है। ठीक है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे जीरो एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, दैट इज फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। नाउ विल अंडरस्टैंड, हमने ये कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो होता है वहाँ पे जो है देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये, जो लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिला हुआ है। ठीक है,
देखो बेटा, अगर हम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डोंट गेट वर्क। मतलब ये वो सिचुएशन है जहाँ पे लोग काम करना चाहते लेकिन काम उनको नहीं मिलता। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं होता। मीन्स जो लोग काम करना चाहते हैं और जो काम करने के एबल हैं उन सबको यहाँ पे काम मिला हुआ है। सो दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मीन्स देर इज नो इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। मीन्स जो लोग काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को काम नहीं मिला हुआ। यहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं और जो काम करने के एबल हैं उन सबको काम मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन when aggregate demand is equal to aggregate supply when resources are not fully employed। मीन्स यहाँ पे सब लोगों को रोजगार नहीं मिला हुआ। हमने क्या कहा था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो होता है जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के एबल हैं, उन सबको काम मिला हुआ है। लेकिन एक ऐसे लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गए जहाँ पे सब लोगों को काम नहीं मिला हुआ। जो काम करना चाहते हैं उन सबको काम नहीं मिला हुआ। मीन्स देखो, एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या चलेगी, वाई एक्सिस से चली, और एग्रीगेट सप्लाई का क्या होती है, 45 डिग्री के एंगल पे होती है। तो ये जो लेवल है ये क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्चुअल में क्या हुई, इस डिमांड से कम हुई। जब एग्रीगेट डिमांड इस डिमांड से कम हुई तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया, एफ पॉइंट पे। तो एफ पॉइंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। मीन्स जो जितनी डिमांड होनी चाहिए थी उतनी डिमांड नहीं हुई, और उतनी डिमांड ना होने की वजह से डिमांड नीचे थी, इस वजह से इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्टक हो गया, एफ पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब देखो इस चीज को समझो, इसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है। एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है। अगर उससे कम होती है तो इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। और ये डेफिशिएंट डिमांड जो होती है इसी वजह से डिफ्लेशन आता है, मतलब मंदी आती है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, जितना लेवल हम एस्टिमेट करते हैं, जितना एग्रीगेट डिमांड का लेवल हम प्लान करते हैं, उससे अगर कम लेवल रहता है तो वो क्या होती है, डेफिशिएंट डिमांड होती है। और डेफिशिएंट डिमांड की वजह से डिफ्लेशनरी गैप आता है, और डिफ्लेशनरी गैप ही क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। ओके, नाउ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, देखो इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इट अकर आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मीन्स जो एग्रीगेट डिमांड जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक होनी चाहिए थी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा हो गई। देखो कैसे, देखो ये ओ एक्स एक्स है, इस पे हमने इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाया। ओ वाई एक्स पे हमने एग्रीगेट डिमांड को शो किया। जो आपका ए एस कर्व है वो 45 डिग्री के एंगल पे चलेगा। ठीक है, और जो आपका ए डी कर्व है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे यहाँ है। सो योर फुल एम्प्लॉयमेंट इज एट ई पॉइंट। जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो ई पॉइंट पे है, लेकिन जो आपकी डिमांड है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। एक्चुअल में जो डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बियॉन्ड है। इस वजह से इक्विलिब्रियम आपका कहाँ पे स्टक हुआ, जी पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये जो है, जो एग्रीगेट डिमांड जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जो होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड से क्या क्रिएट होता है, इन्फ्लेशनरी गैप। और इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से ही क्या आता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, तो ये था आपका, आपने ये पढ़ा कि जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है
वो जो है इक्विलिब्रियम लेवल जो है केन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 लेवल्स पे अचीव किया जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फुल एम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन वेयर AD इज इक्वल टू AS. ठीक है, दिस इज द सिचुएशन वेयर देर इज no involuntary unemployment, means those people who are willing to work and able to work get work without any difficulty. Now underemployment means यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही इक्विलिब्रियम पे हो गई. मीन्स यहाँ पे जितने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था उतने लोगों को रोजगार नहीं मिला. और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जहाँ तक होना चाहिए था डिमांड उससे ज़्यादा हो गई. इस वजह से क्या हो गया, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया. इन सब सिचुएशंस को हम जो आपके नेक्स्ट चैप्टर है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड उनमें हम समझेंगे. जस्ट आपको यहाँ पे इतना समझना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो होता है जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS होती है. अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब एग्रीगेट डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे होती है. ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है जब एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा होती है. ठीक है, ये था आपका इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स. So in this video we have covered S&I approach and equilibrium level according to Keynes, that is full employment equilibrium level, under employment level and over full employment level. तो यहाँ तक जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.